देश से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में भी हम लोगों के कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, समर जी और उपेंद्र जी। आज पूरे देश की जो हालात है, अघोषित आपातकाल की स्थिति है और जो केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार ने जो वादा किए थे 2014 में, वो सारे घोषणा विफल उनका रहा। सारा वादा जैसे उन्होंने किया था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, लेकिन नो वैकेंसी का बोर्ड सभी कार्यालय में लगा दिए, नौकरी मिली नहीं। उसके जगह पर किया क्या कि 4 वर्षों के लिए अग्निपथ योजना लाए जो हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा था महंगाई पर रोक लगाएंगे, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ी कि आज रसोई गैस 1300 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान आज फटेहाल हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, चैनल चलाते हैं कि इसी जंतर मंतर पर दिल्ली में 1 साल किसान धरना पर बैठे। उसका हश्र क्या हुआ कि इसी सरकार के मंत्री ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को रौंद दिया और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तानाशाह सरकार के खिलाफ जो उन्माद और उत्पात की राजनीति कर रही है, देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो कहा कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कि 2022 तक हम तमाम गरीबों का पक्का मकान बना देंगे। बन गया है? आप भी तो इसी गरीब के परिवार में है, देख रहे हैं, तो नहीं बना। तो दलाली भी खूब हुआ है, दलाली भी खूब हुआ है आवास योजना में। हाँ, दलाली हुआ या ना हुआ तो बात की बात है। दलाली हुआ उसी में, जो हुआ उसी में, जो नहीं हुआ उसमें कौन सा दलाली हुई? बहुत सारे पैसा लेके घर भी तो नहीं बनाए। यहाँ तो हमको कहना है कि आपने जो वादा किया कि हम 2022 में तमाम गरीबों को पक्का मकान बना देंगे, तो आपने तो बनाया नहीं। ठीक है, जो बनाया उसमें ने दलाली किया। सरकारी आंकड़ा ये कहती है कि जितने लोगों को जरूरत थी पैसा के लिए, आवास योजना की जरूरत थी, सबको पैसा मिला। पैसा गया है सबको पैसा अगर जाता तो सबके मकान बनता। तो दलाल पैसा खा रहा है तो मकान कहाँ से बनेगा? अरे मकान मान लिया जाए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख में 10 लाख, 10,000, 20,000 खाया होगा। 30,000 तक 1.5 लाख में मकान बनता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 1.5 लाख रुपया खा गया, 30,000 खाया नहीं, लेकिन वो तो आया नहीं। देखिए, अरे सुने भाई, आप उस दिशा में भटकाने का काम नहीं कीजिए। हमारा कहना है कि आपने जो वादा किया कि 2022 में हम सभी गरीबों का पक्का मकान बना देंगे, आपने नहीं बनाया। वो दलाली किया, क्या किया, नहीं किया। सरकार वादा की थी कि जल नल पूरे गांव तक पहुंच जाएगा, पहुंच गया? आज पूरी सरकार ने जो किया था, ये सरकार किया, वो सरकार किया। यहाँ भी तो वही सरकार में थे 13 वर्षों तक। बिहार में भी तो भाजपा थी इस सरकार में, नहीं थी? आज मुख्य बिंदु क्या क्या है, उस पर चर्चा की। आज मुख्य बिंदु यही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुगनी आय, जाति आधारित जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जाति आधारित जनगणना जो रोक लगाया है, उसको किसको दोषी मान रहे हैं आप? भाजपा को दोषी मान। क्यों दोषी मान रहे हैं? जब कोर्ट रोक लगाया तो भाजपा को कैसे दोषी मान रहे हैं? अब उसमें रीड फाइल किसने किया? हाँ, अच्छा। भाजपा के आदमी ने किया। अच्छा। तो भाजपा के आदमी ने, भाजपा वाले नेताओं के डायरेक्शन से भाजपा के आदमी ने रीड फाइल किया। हम इस देश के नागरिक हैं, हमको अगर किसी चीज को लेकर आपत्ति होगा तो हम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। कोर्ट का सहारा लेना कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन यह तो किया वही उसी आदमी ने कोर्ट किया, और वही सरकार, मोदी जी ने ही कहा कि जो स्टेट करवाना चाहता है वे अपने स्तर से करवा सकते हैं। तो अपने स्तर से जब बिहार ने करवाने लगा, पहल लिया, तो फिर उन्होंने अपने आदमी को खड़ा कर दिया कि कोर्ट जाओ, रीट आज का दायर करो, और उसके सहारे रुक जाएगा। ये रुक गया। अच्छा, तो हम आज इस धरना के माध्यम से हम महागठबंधन के लोग मांग करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना कराई जाए, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको पारी आ रहा है, अपना पहले परिचय आ जाए। कांग्रेस। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। अभी तो हम भी अपना परिचय देते हैं। आप लोग कटौती कर रहे हैं कमीशन की, नहीं कमीशनवादी। नहीं, देखिए चर्चा सभी से करना है, परिचय दे दीजिए आप अपना बस। मैं वीरेंद्र कुमार सन्याल, CPIML सचिव प्रखंड फतेहपुर। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए आप। मैं बाल मुकुंद पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष
फतेहपुर। अच्छा, सारा पार्टी को एकजुट करके जो धरना पर बैठल है, हाँ। कुछ फायदा नजर आ रहा है? फायदा तो हाँ, हम लोग सारे बिहार में इस तरह से कर रहे हैं। फायदा नजर जब आवेगा जब 24 को आप देख लीजिए 24 में क्या आपका होता है। मतलब इसका रिजल्ट 24 में सरकार जाएगी, मोदी सरकार जाएंगे, हम सत्ता में, हम एक महागठबंधन आएगा। तो आपका दूल्हा कौन है? दूल्हा खोजा जाता है कि खोज के बनाया जाता है। अच्छा। दूल्हा एक ही बार खड़ा हो जाएगा कि हम काम करेंगे। दूल्हा के लिए हम घर घर जाते हैं और देखते हैं कि मेरा दूल्हा कैसा होगा। मतलब अभी ढूंढ रहा है। हम दूल्हा ढूंढते, दूल्हा ढूंढा हुआ है। आप क्या गठबंधन हुआ है? क्या कौन दूल्हा रहेगा? दूल्हा कौन होगा वो समय बता, क्योंकि हम लोग सभी दूल्हा अब हम लोग की नीति सबको दूल्हा बनाएंगे। दो वर्ष के। नहीं, मेरी नियत और नीति दोनों साफ है। जो सभी तय करें महागठबंधन के लोग, और जो अच्छे चरित्र वाले रहेंगे, जो अच्छे चरित्र वाले रहेंगे, जो अधिक मत लेके आवेगा और सीट लेके आवेगा, हम दूल्हा उन्हीं को। तो सीट तो पार्टी लेके आएगी। पार्टी लेके आएगा तो पार्टी के लोग बनेंगे भी। जब महागठबंधन के लोग पार्टी डिसीजन कर लेगा कि कौन कितना सीट लेके आ रहा है, और जो सीट है उधर आकर हम लोग सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी से पहले परिचय और एक बात सुनिए, आप अभी जैसे हमारे कह रहे थे, एक सेकंड आपने अग्निपथ की बात लाया। उस बार भी आपने अग्निपथ के लिए बेचैन थे हमसे बात करने के लिए। तो अग्निपथ क्या है? जो 60 साल में नहीं बेचारा कुछ कर सका, और 4 साल में क्या करने दीजिएगा उसको ले आके आप मरवाने के सिवा दूसरा काम नहीं होगा। 4 साल में क्या वो सीखेगा? तो 40 साल 60 साल में नहीं वो बेचारा कुछ कर सका, और वो मर गया। आपको सरहद पर मारा जाता है, और आज 4 साल में सरहद मरा के उसको क्या किए? 10,000 20 लाख यही पैसा दीजिएगा, लेकिन उसको तो बर्बाद कर दिया। उसके बदले नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया है कि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ बेरोजगारी हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ गया आपका बेरोजगारी भत्ता? कहाँ बेरोजगारी आपका चला गया? कहाँ रोजगार दूर करिए? अब कहते हैं रसगुल्ला बेचो और शैम्पू बेचो, अब बेचो पकौड़ा बेचो, अब कुछ यही कराइएगा, अंडा बेचो। यही मोदी सरकार करवाने के लिए, यही बच्चों के लिए हमने इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, अंडा बेचने के लिए, पकौड़ी तैयार करने के लिए। अच्छा, तो अंडा जब बेच रहा है वो खराब हो गया क्या? अंडा बेचने वाला अंडा बेचने वाला खराब नहीं तो पढ़ा क्यों? कहाँ के लिए पढ़ाते हैं बच्चों के? आप बच्चे के पास क्षमता नौकरी नहीं ले रहा है मोदी सरकार में। बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अंडा बेचने के लिए। आप बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं अंडा बेचने के लिए। आप बच्चों को पढ़ाते हैं चोरी करने के लिए। आप बच्चों को पढ़ाते हैं डकैती करने के लिए। आप बच्चों, और गरीबी जब होता है तब डकैती चोरी जो भी होता है उसके चलते होता है। हम चोर बन जाते हैं कब? जब मुझे कहीं से अभाव पूर्ति नहीं होता है। तो जो हमारी आदत अगर थोड़ा खराब हो गया होगा, आप नरेंद्र मोदी जैसे चाय पियाने की आदत बन गया होता, बेचने की आदत बन गया था, तो नहीं मिला था पौधमारी कर लिया। उसी तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं पौधमारी करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। परिचय दीजिए सर अपना। मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष फतेहपुर बिंदी यादव उर्फ बिंदेश्वर मंडल। अच्छा, बता मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जितना करना होगा पत्रकार महोदय लोग, आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जितना क्वेश्चन कीजिएगा मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक तरफ नाथूराम गोडसे के हत्यारा का विचारधारा है, और एक तरफ हम लोग बैठे हुए जो धारणा पर आज है वो महात्मा गांधी का विचारधारा है। आज हम लोग इस देश में महात्मा गांधी के विचारधारा को जिंदा करने के लिए, लोहिया के विचारधारा को जिंदा करने के लिए, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को जिंदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जो हमारा विचारधारा को मारना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं जनता के भी संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता का पार्टी के लोग अमीर को अमीर बनाते हैं और गरीब को गरीब बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पत्रकार बंधु आप लोग जान लीजिए कि अंडानी हमारा जो 35वें नंबर पर था, आज इस देश में दूसरे नंबर पर है। किसका देन है? कौन अंडानी? अंडानी हमारा जो अंडानी इस देश का उद्योगपति। अडानी की अंडानी पहले। अंबानी अंबानी और अडानी। मेरा सुनिए, उलझाइए नहीं, मेरा सुनिए। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में उद्योगपतियों पर ही राज थोपना चाहते हैं। उद्योगपतियों के हाथ में अपना शासन और सत्ता गरीबों को बेचना चाहते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया, और कहते हैं हम जनता के काम करते हैं। ये आज जो स्थिति जहां भारत को खड़ा कर
कर रहे हैं, गरीब मुहताज है। गरीबों के थाली से पूरा का पूरा दाल गायब है, सब्जी गायब है, केवल 5 किलो चावल दे के ताली बजवा रहे हैं कि हम तो गरीबों को अनाज दे रहे हैं। ऐसे धोखेबाज सरकार को, इतने जुमलेबाज सरकार को, जिसने जनता को कहा कि हम प्रत्येक खाता में 15 लाख रुपए देंगे, 15 नया भी किसी गरीब को देता तो ये धन्यवाद के पात्र था। क्या कहूँ पत्रकार महोदय, इस देश में गरीबों को रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए पूरा देश अब जाग चुका है, किसी भी कीमत में भारत हमारा भाजपा मुक्त देश होगा और महागठबंधन की राज चलेगा। यही आप लोग। अच्छा, भाजपा मुक्त की बात करते हैं, कैसे भाजपा मुक्त कीजिएगा आप? भाजपा मुक्त शासन की बात कर, कैसे शासन मुक्त कीजिएगा? भाजपा शासन मुक्त कैसे कीजिएगा? क्या उपाय है आपके? जब हमारा संसद अधिक होगा तो हम यहाँ का राजा होंगे, यहाँ के जनता का अच्छे कार्यों का निष्पादन करेंगे। जब हमारी मेजोरिटी होगी तो हम नरेंद्र मोदी जी का घरे से पैदा लेके आए थे भारत के प्रधानमंत्री कि उनका मेजोरिटी हुआ तब वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा तो कह रही है कि अभी महागठबंधन शून्य पर आउट हो रही है के भारतीय जनता पार्टी 2019 वाला जो है रिप्ले आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी मोदी जी को पता चल जाएगा। चुनाव तो आने दीजिए, वो साल हो जाएगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी निश्चित विदा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि ये मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। हम लोग ये संदेश देते हैं कि मस्जिदों में है मोहब्बत, मंदिरों में राम है। सच अगर पूछो तो एक ही दो नाम है, वो कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है, और ये बांटना चाहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे रोकना चाहेंगे हम। रुक जाइए। आप धर्म की बात कर रहे हैं, भाजपा को आप लोग कहते हैं कि ये, पहले सुन लीजिए हमारी बात, भाजपा को कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, तो आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? मैं धर्म की राजनीति बता देते हैं, धर्म की राजनीति बता देते हैं। मैं सर्वधर्म की राजनीति। धर्म आया कि नहीं आया? एक मुस्लिम का विरोध करके, एक मुस्लिम का विरोध कर रहा है, एक राम का समर्थन कर रहा है, एक राम का विरोध कर रहा है, तो आप भी तो वही गोटी खेल रहे हैं। राम का विरोध नहीं करते हैं और न रहीम का विरोध करते हैं। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का समान अधिकार है और समान तरह जीने का अधिकार है। ये तो नरेंद्र मोदी करते हैं। अच्छा, महंगाई कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गया, फैसिलिटी चाहिए 2023 वाला, वंदे भारत एक्सप्रेस पर आपको चढ़ना है, अब महंगाई खोज रहे हैं 1990 वाला। पहले एक बात बताए, 2014 में एक मजदूर का दिहाड़ी क्या होता था, आपको आज क्या है? आपको मालूम है कि हमारा राजधानी ये वंदे एक्सप्रेस से कम स्पीड है का? ये नरेंद्र मोदी लोगों को बौखला रहा है, झूठा दे रहा है कि हम वंदे मातरम चल रहा है। मेरा राजधानी जो कांग्रेस चलाई थी, क्या उसका स्पीड कम है क्या? मालूम है आपको? उसका स्पीड कम है क्या? अरे राजधानी का एक्सप्रेस का कम है क्या? ये देश की जनता को गुमराह करके, ठग के और केवल वोट लेने की राजनीति करती है। ये रेल पर क्या, ये जेल ठेलना चाहती है, रेल पर बैठाना नहीं चाहती है। अच्छा, बिहार में आपकी सरकार थी, 1700 करोड़ की लागत से पुल बना था, उठा गया, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वैसे इंजीनियर जो उसमें थे उसको आदरणीय हमारे जो विभाग के नेता हैं प्लस हमारे नीतीश जी इसको ले लिए हैं और उस व्यक्ति को निश्चित दोषी होगा, उसको सजा होगा। कब तक? कुछ ही दिनों में। डेट फिक्स? अरे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए ना, आप चिंता क्यों करते? इससे पहले भी पुल ढहा था, आप ही के सरकार में दोबारा ढहा। वो भाजपा सरकार पहला बार कार्रवाई क्या नहीं हुआ, और भाजपा सरकार में पुल ढहा था। उड़ीसा वाला शोर वाला जो। चलिए आइए सर, बैठ जाइए ना, बैठ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। देखिए ना, ए बिंदीचा, ए बिंदीचा, उषा देवी भी आई है, उषा देवी भी है, चल गई है। थोड़ा सा साइड होइए, आइए ना, आगे। मोदी का जो नीति के अनुसार चलो ये पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, धरना प्रदर्शन लेकर चर्चा कर लेते हैं। अपना परिचय, रुकिए, अपना परिचय दीजिए। आ गए बोलिए, अपना परिचय दीजिए। मैं विजय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड फतेहपुर। आज धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र के द्वारा जो दोरंगी नीति अपनाई जा रही है, आज हम देख रहे हैं कि पिछले 28 मई को संसद भवन का ये हुआ था, उद्घाटन हुआ था। इसके पहले जब शिलान्यास हो रहा था, उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, वो महादलित समुदाय से आते थे, उनको भी उस शिलान्यास में न्योता नहीं दिया गया था, यानी उनसे शिलान्यास नहीं करवाया गया था। और जब ये 28 तारीख को संसद भवन का कि क्या उद्घाटन हुआ, उस टाइम भी वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रथम महिला हैं, वो भी संजोग से महादलित समुदाय देश की प्रथम महिला है राष्ट्रपति। इससे पहले नहीं था कोई महिला? हम वही तो बात बोल रहे हैं। हाँ।
देश की प्रथम महिला होती है, प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। हाँ। हम यही चीज बोल रहे हैं और उनसे प्रथम नागरिकता। हाँ, हम वही बोल रहे हैं कि उनसे भी उद्घाटन नहीं करवा। चले आइए, परिचय दीजिए सर आप अपना। मेरा नाम हुआ नागेंद्र यादव। धरना का मुख्य उद्देश्य बताइए सर। देखिए, आज पूरे महागठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा पूरे बिहार के सभी महागठबंधन जितने भी घटक दल हैं, सभी दलों के संयुक्त आज एक दिवसीय धरना पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर दिया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत सरकार, जो हमारा केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक 9 वर्षों की सरकार के अंदर में जो जन विरोधी कार्यक्रम और जन विरोधी जो बातें हैं, उस बातों को खिलाफत करने के लिए पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर आज महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें हमारा जो मुद्दा है, वो मुद्दा हमारा है महंगाई का, हमारा बेरोजगारी का, हमारा जो है से देश के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, देश के अंदर में जो किसानों का MSP है, किसानों की आय को दुगनी करने के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, पेट्रोलियम पदार्थों के जो कीमत है, उस कीमत के विरोध में हर प्रकार का जो भी हमारा आप ST और GST लगा करके जो हमारा दवाई से लेकर के किताब, पढ़ाई लिखाई, जितने भी प्रकार के सामग्री है, सभी सामग्रियों पर जो टैक्स लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और नोटबंदी जो हुआ, नोटबंदी के समय में पूरे देश के अंदर में एक प्रकार का अलग आपातकालीन स्थिति पैदा हुआ। इन सभी बातों को लेकर के 9 सालों की सरकार को, विफलता को हम लोग पूरे जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से। और आगे आने वाला जो हमारा 2024 का चुनाव है, हम प्रत्येक महागठबंधन के सभी घटक दल, यहाँ पर जितने भी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, सभी राष्ट्रीय जनता दल, सभी हमारे महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी का ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि इस बात को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोकतंत्र पर हमला और संविधान पर जो हमारा छेड़छाड़ हो रहा है, यह देश जो चलती है, आप सभी जानते हैं कि समरूपी और उपवर्ती सूची से चलता है। क्या छेड़छाड़ हो रहा है संविधान में? संविधान का छेड़छाड़ी हो रहा है कि जो आरक्षण के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर भी बराबर इस प्रकार का चर्चाएं जो होती रहती है, इस बात को लेकर के भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आरक्षण मतलब क्या आरक्षण खतरे में नजर आ रहा है आपको? खतरे में नजर आ रहा है। खतरा नजर आ रहा है? इसलिए खतरे में नजर आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से धारा 370 के सवाल पर, जिस प्रकार से महिलाओं का आप देख रहे थे, जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के जो सवाल पर, उसके बाद धारा 370 के सवाल पर, बाबरी मस्जिद के सवाल पर, राम जन्मभूमि के सवाल पर। आरक्षण पे बात कीजिए। अभी आपने कहा आरक्षण खतरे में है, तो क्या आरक्षण खतरे में? आरक्षण सरकार खत्म कर रही है। हाँ, आरक्षण खत्म ये नहीं कर रही है, आरक्षण खत्म तो नहीं कर सकती है सरकार, लेकिन जो आरक्षण का जो मूल तथ्य है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रायोरिटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आत्मा है, उस आत्मा को ये ठेस पहुंचाना चाहते हैं। कैसे? इसलिए कि लोकतंत्र के अंदर में हम लोग, लोकतंत्र जो भारत हमारा सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के अंदर में जो हमारा संविधान है, वो संविधान के छेड़छाड़ का मतलब है कि जो हमारा अधिकार है हमारा आरक्षण के सवाल पर, अब आप समझिए ये लोकतंत्र का खतरा है कि नहीं। आप पत्रवाद से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पर जातीय जनगणना कराना चाहती थी। जातीय जनगणना, देश के अंदर में सभी चीजों की जनगणना हो सकती है, पशुओं की जनगणना हो सकती है, पक्षियों की जनगणना हो सकती है, देश के अंदर में कितने श्रमिक है उसकी जनगणना हो सकती है, देश में कितने हमारे युवा हैं उसकी जनगणना हो सकती है, देश में युवा कितना है, बाल बच्चों के हमारा जनगणना हो सकती है, लेकिन जाति का जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? रोक दिया उसको। नहीं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो नीति आयोग है, नीति आयोग का क्या मामला होता है, जो देश के अंदर में जो जनसंख्या होता है, उस जनसंख्या के आधार पर सरकार नीति बनाती है, और ये नीति आयोग फैसला लेती है कि आज तक हमारे देश के अंदर में और कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर हमारा पिछड़ापन है। उस पिछड़ापन के सवाल पर लेकर के आप जानते हैं कि बहुत से ऐसा जो राज्य हमारा है, उस राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार का बात होता है। कहीं पर आपका आरक्षण के देखते हैं, वहाँ पर विशेष जाति का दर्जा होता है, लेकिन कोई राज्य के अंदर में उस विशेष जाति का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर उपवर्ती सूची से सरकार चलती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह जो भेदभाव की नीति है, यह देश, आप एक तरफ से कहते हैं कि पूरे देश के अंदर में एक हमारा रहेगा, एक प्रकार का विचार रहेगा, लेकिन आज जो है से आप अलग अलग राज्यों के अंदर में, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर में आप सबसे पहले वहाँ पर आपका खाद पहुँचाने का काम किए,
हमारे बिहार के अंदर में आज चुनाव आने वाला है, बिहार के अंदर में इससे सौतेलापन का मामला है। आप बता सकते हैं, आपको हम पत्रकार महोदय आपको कहना चाहते हैं कि भारत के जो सरकार है वो दोहरी नीति, जो राज्य के अंदर में उनकी सरकार है। आप देखिए कि यहाँ पर पहले चलता था, पहले जो आपका 60-40 का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का होता था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरा पैसा सरकार, भारत सरकार देती थी, लेकिन आज देखिए 60-40 दे रही है। हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है, सर्व शिक्षा अभियान के पैसा में भी कटौती हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और जो हमारे लोग थे विशेष राज्य की दर्जा मांगना चाह रहे थे, तो उस विशेष राज्य के दर्जा पर यहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल भी जा करके हमारे पार्लियामेंट आपका प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति से मिले। मेरा कहने का मतलब है कि यह जो जनता हर बात को समझ चुकी है, इस बात को समझ चुकी है 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसी महागठबंधन का जो हमारा प्रयास है। अभी आप देख रहे हैं कि जो 23 तारीख के हमारा विशाल पूरा विपक्षी एकता का यहाँ पर बिहार के अंदर में मीटिंग होने वाला है, पूरा बौखलाहट हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहता, सचेत करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिस वादा को लेकर के आप सत्ता में आए थे 14 से लेकर के आप 17 के अंदर में, वो सत्ता पर आप आए हैं, लेकिन उस वादा को कम से कम मत भूलिए। आपने वादा किया था कि गरीबों के आय को, किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे, MSP लाएंगे, हम किसानों के साथ जो है से पूरे बिहार, पूरे देश के अंदर में एक प्रकार का बर्ताव। आज पूरे देश में हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, उड़ीसा के अंदर में चले जाइए, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज पूरा देश के अंदर में आंदोलन हुआ। आप देखें, आंदोलन का बदौलत हुआ कि सरकार जो अध्यादेश लाई थी उसको भी वापस लेना पड़ा। इसलिए आज आंदोलन की आवश्यकता है। हम सभी विपक्षी जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पर महागठबंधन के साथी, सभी लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का जो 9 वर्षों की नीति है, 9 वर्षों की जो सिद्धांत है, 9 वर्षों की जो कार्य शैली है, वो सभी को, एक एक आदमी को, पूरे जितने भी यहाँ पर कार्य करता है, गली गली चौक चौराहा पर आवाज़ निकलेगा। और 2024 के अंदर में पूरे बिहार कहीं नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर जी, परिचय दे दीजिए, परिचय दे दीजिए, पहले परिचय दीजिएगा पहले। विद्यानंद विकल्प जनता दल के मगधपुर मंडल के कार्यक्रम प्रभारी हैं। किस बिंदु पर धरना प्रदर्शन हो रही है आज? केंद्र सरकार के जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ में बिहार में एक गठबंधन दलों का धरना है। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज का धरना हो रहा है। उसी के तहत यहाँ भी लोग जुटे हुए हैं, धरना में बैठे हुए हैं। और आप जैसे कि जान रहे हैं, देश के अंदर में जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, रोजगार नहीं मिला। महंगाई के सवाल पर आज जो लोग मंत्री हैं, कभी विपक्ष के नेता थे, खास करके स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर लेकर के, माथे पर सिलेंडर लेकर के माने घुमा करती थी। उज्ज्वला योजना लोग लाया, लेकिन गैस की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग फिर अभी गोईठा युग में ही चले गए हैं। तो एक तो ये बात है, रोजगार मिला नहीं। ये पहली सरकार है जो खाद्य पदार्थों पर, नमक, तेल, धनिया पर, चावल पर, गेहूं पर इसने GST लगा दी। और ये पहली सरकार है कि कलम, कापी और किताब पर भी GST लगाई है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और 13 वर्षों में कोई भी एक ऐसा योजना देश के अंदर नहीं लाई, कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला जहाँ से कुछ इनका नाम लिया जा सकता है। ये जो किए हैं, जितने भी पूर्ववर्ती सरकारों ने आधारभूत संरचना खड़ा किया, वो सब के नाम बदल दिए, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिया, शहरों के नाम बदल दिया। और जो लोग आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े थे, उनके वीर सावरकर और उन लोग के नामकरण किया जा रहा है, इतिहास बदले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आरक्षण के बारे में आप पूछ रहे थे, आरक्षण में सचमुच में खतरा है। कैसे खतरा है? मैं बता रहा हूँ आपको। खतरा यह है कि केंद्र सरकार में 47 IAS के जो पद है, जो UPSC के तहत बहाली होनी चाहिए थी, उसमें रोस्टर के हिसाब से आरक्षण मिलता, उन्होंने संविदा पर बहाल कर लिया। एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। और बाकी अनगिनत बातें हैं। कभी मोदी जी बोलते हैं किसी सभा में जा कर के
कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। कहीं मोहन भागवत जी बोलते हैं दर्जनों बार। कभी अगर मोदी जी बोले देखे कि वोट गड़बड़ाया तो वो आके समर्थन करते हैं, और कभी भागवत जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि ना भाई। आप आरक्षण की बात करते हैं, दलितों के हितैषी की बात करते हैं। एक बात बताइए, अभी SC ST को जो पैसा मिलता है पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ये सब का पैसा मिलता है, उसमें आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट को लिख कर दिया कि मेरे पास छात्रवृत्ति के लिए पैसा ही नहीं है। इस पर आप बताइए। सुन लीजिए, बड़े पैमाने पर पैसा केंद्रीय स्तर पर मिलता है। केंद्र तो पैसा दी है, केंद्र पैसा दी है सर, बात नहीं घुमाइए। केंद्र सरकार पैसा दी है, ये बिहार सरकार बोली है। मैं बता रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर केंद्रीय बजट की कटौती हुई है। शेड्यूल कास्ट के SCP होता है, उसमें कटौती हो गया, समझे कि नहीं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास था पूरे देश भर में, उसके नाम इन्होंने बदल दिया, अब प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लेके चले आए। अब तो हमारे पास NFA से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 5 किलो अनाज मिलता था लोगों के 2 रुपया के दर पे, 3 रुपया के दर पर, उसमें इन्होंने 1 किलो गेहूं की कटौती कर ली, और अब वो योजना के ही नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रख लिया, समझे कि नहीं। ये पहली सरकार है कि जो स्लिप निकाल रही है उसमें कमल टाइप का निशान है, और ये पहली सरकार है जो बोल रही है कि हम आपको 27 रुपये किलो गेहूं और 40 रुपये के दर से आपको पर यूनिट हम चावल दे रहे हैं, ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा, नामकरण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार नाम रखती थी इंदिरा आवास योजना, ये प्रधानमंत्री कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या दिक्कत हो गया? सवाल यह है कि बाबू जगजीवन राम योजना को छात्रावास योजना के क्यों नाम बदल दिया, ये मामला है। नामकरण हो गया था, उसके नाम से क्यों चूर है ना। अभी आप 1 मिनट रुक जाइएगा। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये पार्लियामेंट बनाए हैं, रामनाथ कोविंद जी को, माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे ही राज्यपाल थे, और इनको राष्ट्रपति बनाए। पूरा देश भर में, दुनिया में ढिंढोरा पीटे को मैंने दलित राष्ट्रपति बनाया, जबकि इससे पहले KR नारायणन बन गए, है ना। जैल सिंह बढ़ई समाज से थे, वो बने थे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय शिलान्यास हो रहा था पार्लियामेंट के, एक तो जरूरत नहीं थी, वो हमारा इतिहास है, धरोहर है पार्लियामेंट, उसमें कहीं दरार भी नहीं पड़ा था। इन्होंने नया एक पार्लियामेंट बनाया, संवैधानिक हेड होता है राष्ट्रपति, उनसे शिलान्यास कराना चाहिए था, इन्होंने शिलान्यास नहीं कराया। इतना ही नहीं, उनको इनवाइट भी नहीं किया शिलान्यास कार्यक्रम में। और जब उद्घाटन के टाइम आया तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राष्ट्रपति, और उसमें हल्ला हुआ कि भाई हम दलित को हटाए हैं तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाए, इनको भी इनवाइट तक नहीं किया। अब समझ लिए कि लोकतंत्र खतरा में है कि नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। द्रौपदी मुर्मू के आपत्ति कैसे रहेगी, भीतर से तो आप देखे नहीं है, हमसे तब बतिया रहे हैं। आप भीतर से गए थे बतियाने? हम लोग तो जानते हैं ना, आदिवासियों के बीच में है, दलितों के बीच में है ना, इनके अंदर बड़ी आक्रोश है। ये दलित प्रेम का नाटक नहीं चलेगा। छात्र युवा आप लोग भी जो है ना, पत्रकार लोग, कुछ ही लोग ना बोल लेते हैं, तो मैंने आपके पक्ष में बोले तो बड़ी बढ़िया, और सवाल करके तो बहुत खराब। वास्तविक बात को बोलिए ना। वास्तविक बात तो बोल रहे हैं सर, जो बात सामने आके वही ना बोलेंगे। प्रवक्ता बन के बोलिएगा आप तो यही तो मतलब जदयू का प्रवक्ता हम बन जाए? नहीं, हम जदयू का प्रवक्ता बन जाए, हम सवाल करें तो आपको आपत्ति हो रहा है सर, समझे कि नहीं। हमारा काम है सवाल करना, हम तो सवाल करिए, सवाल करिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी देश खतरा में है, संविधान बदला जा रहा है, सिंगोल स्थापित हुआ, गया और बिहार का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, समझे ना, धर्मचक्र, इसको बदलने की पूरा प्रयास हुआ। इन्होंने साधु संतों के लिए आके, माने ये लोकतंत्र है, यही साधु संत आकर के राजाभिषेक करेंगे, राजतंत्र नहीं चलेगा, उसके खिलाफ ये है। अच्छा, अब आज यदि राजतंत्र के पक्ष में है तो वहाँ रहिए, अगर लोकतंत्र के पक्ष में है तो धरना है, इस धरना को हाईलाइट। अच्छा, साधु संत अगर उद्घाटन क्यों चले गए हम पार्टी के? मांझी जी उनसे पूछ लीजिए, यही महाकार में होंगे। देखिए, अच्छा एक बात और सामने है सर, मांझी जी के बारे में एक लाइन की बात है, कभी अस्थिर रहे हैं? अस्थिर नहीं न रहे हैं। तो आपके मुख्यमंत्री तो गले मिलाकर कहते थे कि जाने नहीं देंगे। सुन लीजिए, कभी अस्थिर नहीं रहे, आप भी ईमानदारी से समझिए। लेकिन गठबंधन तो होता है, जितना दिन चलिए, जितना डिग चलिए, चलता रहता है, धीरे धीरे सब टूट जाएगा। अच्छा सर, एक अंदर की बात सामने आ रही है, सुन लीजिए ना। मांझी जी के जो
करेक्टर है, आप लोग समझे। ए सर, एगो अंदर की बात सामने आ रही है। सुन रहे हैं कि नीतीश जी धीरे से मांझी जी को भेज दिए कि आप जाइए, पीछे से हम भी आएंगे। ना, ये सब गलत बात है, एकदम पूरी तरह से गलत बात है। मांझी जी को बोले उन्होंने कि भाई अब दल काहे कहते रखिएगा, जदयू के थे, जदयू में राजे मिल जाइए। तो सुन रहे हैं, अच्छा दलित लोग आरोप लगा रहा है कि नीतीश जी दलितों का शोषण करते हैं, कहते हैं छोटा पार्टी है तो मर्ज कर लीजिए। सब बात है। आपसे सर स्पेशल बात करेंगे मांझी जी के मुद्दे पर, हमारा आपके पास ये पहले इनसे बात कर ले। अच्छा ये बतिया बताइए, अभी सर जदयू के नेता है ना सर, अभी आके यहाँ महागठबंधन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, साथ में यही बात सामने आ रहा है कि मांझी जी को नीतीश जी भेजे हैं, आप पीछे से भी आएंगे। मैंने 110% गलत बात है, 110% गलत बात है एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सर विपक्षी लोग प्रधानमंत्री को कहते जुमलेबाज है, और आपका विदेश में गुरु बन के आते हैं, विश्व गुरु आपका प्रधानमंत्री कहलाते हैं विदेश में जी। तो पता चल जाएगा, आप जाएंगे तो इस बार क्या है, जाए ना, सुन लीजिए पहले इसको।